स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 का भाग जो 4 है उसकी हमारी पुस्तक जो है पीयूष परवार, ये 12 अंक की है। इसका हमने पहला लेसन पढ़ लिया था, उसके बाद हमने दूसरा लेसन शुरू किया था और दूसरा लेसन का भी हमने पार्ट 1 कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। जो दूसरा जो लेसन है वो है हमारा सत्य के प्रयोग और इसके जो लेखक है वो महात्मा गांधी है। इस लेसन में कुल 5 दृश्य दिए गए हैं, जिसमें से 2 दृश्य हमने पीछे पढ़ लिए थे। आज हम बचे हुए जो 3 दृश्य हैं उन 3 दृश्यों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से जो पहला जो दृश्य है वो है हमारा आत्मिक शिक्षा का 3 नंबर जो है वो आत्मिक शिक्षा जो है हमारा 3 नंबर भाग है। इसका दृश्य जो कह सकते हैं हम। चौथा जो है वो है इसका शांति निकेतन। चौथा जो दृश्य है वो है शांति निकेतन। निकेतन का अर्थ घर होता है। शांति निकेतन क्या है? एक आश्रम था जिसको रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर ने क्या किया था? स्थापित किया था। और 5वां जो है वो है खादी का जन्म। ये कुल 5 दृश्य हमारे, जिसमें से 2 दृश्यों के बारे में हमने पीछे चर्चा भी कर ली थी। अब देखिए, सत्य के प्रयोग जो रचना है इसके जो लेखक है वो हमारे गांधी जी है। इसके जो लेखक कौन है? गांधी जी है। इसमें कुल कितने दृश्य दिए गए? 5 दृश्य दिए, जिसमें से हम जो है तीसरा जो दृश्य आत्मिक शिक्षा, इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? चर्चा। अब देखिए, आत्मिक शिक्षा क्या है? गांधी जी का मानना यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी को, गांधी जी का मानना क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपना जो धर्म है उस धर्म के जो है मूल तत्व जो है, धर्म के मूल तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। और धर्म के मूल तत्वों का जो ज्ञान होगा वो कौन सा ज्ञान आएगा? वो एक प्रकार से बौद्धिक शिक्षा के अंग में आता है। और यूं कह सकते हैं कि जो धर्म ग्रंथों का जो है ज्ञान, जो धर्म ग्रंथ जो हमें ज्ञान देते हैं वो ज्ञान किस में आता है? बौद्धिक ज्ञान में। धर्म ग्रंथों से हमें आत्मिक ज्ञान नहीं मिल सकता। धर्म ग्रंथों से हमें एक प्रकार से बौद्धिक ज्ञान ही मिलता है, क्योंकि धर्म ग्रंथ जो है वो आत्मिक शिक्षा देने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। ये गांधी जी का मानना है। गांधी जी ने क्या किया था? धर्म ग्रंथों और नीतिपरक ग्रंथों के माध्यम से आत्मिक ज्ञान देने का प्रयास किया था, लेकिन उसको देने में वो असमर्थ रहे थे। क्यों? कि बौद्धिक जो शिक्षा है वो अलग है और आत्मिक शिक्षा का जो विषय है वो एक प्रकार से क्या है? अलग है। उनका ये मानना है कि समाज के अंदर हमारे एक प्रचलन चल रहा है, समाज में एक प्रचलन है कि आत्मिक शिक्षा का जो ज्ञान है वो व्यक्ति को क्या है? जीवन का जो चौथा आश्रम होता है, जीवन का जो चौथा आश्रम है, उस चौथे आश्रम में ही आत्मिक शिक्षा को क्या करना चाहिए? प्राप्त करना चाहिए। किसका मानना है? समाज का मानना है। गांधी जी का मानना ये नहीं है। लेकिन गांधी जी का कहना ये है कि चौथे आश्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आत्मिक शिक्षा का जो ज्ञान है वो हम जीवन में पहले भी ले सकते हैं। ये उनका मानना है। उनके अनुसार 3 प्रकार का ज्ञान है। एक तो ज्ञान है बुद्धि का, ठीक है, एक है शरीर का ज्ञान, ठीक है, और एक है आत्मा का ज्ञान। ये 3 प्रकार के हमारे घटक हैं। बुद्धि का जो ज्ञान है वो एक प्रकार से क्या करता है? बौद्धिक कसरत है। बुद्धि का जो ज्ञान है वो हमारी क्या है? एक बौद्धिक कसरत का प्रतीक है। और शरीर का जो ज्ञान है वो किससे? एक शारीरिक कसरत है। शरीर का ज्ञान जो है क्या करता है? शारीरिक कसरत से हमें प्राप्त होता है। और बौद्धिक कसरत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बुद्धि का ज्ञान मिलेगा। उसी प्रकार क्या है कि आत्मा का जो ज्ञान है वो भी क्या होगा? आत्मिक कसरत करने से ही हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। ये गांधी जी के अनुसार 3 प्रकार के विचारधारा हैं। अब गांधी जी का मानना यह कि जो आत्मा की जो शिक्षा हमें मिल रही है आत्मिक कसरत करने से मिलती है, तो ये आत्मिक शिक्षा कौन दे सकता है? उनका मानना है कि आत्मिक जो शिक्षा है वो शिक्षक ही प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शिक्षक ही हमें क्या कर सकते हैं? आत्मिक शिक्षा दे सकते हैं। कैसे देंगे? कि वो अपने आचरण के द्वारा क्या करेंगे? शिष्यों को आत्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि आचरण की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? गांधी जी का मानना है कि एक दूर बैठा शिक्षक भी अपने आचरण के द्वारा अपने शिष्यों में आत्मिक शिक्षा का विकास कर सकता है। कैसे? कि बच्चे जो है वो शिक्षक के आचरण का क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। और वो आचरण का जो अनुसरण है वो धीरे धीरे बालक में क्या करता है? आत्मिक शिक्षा का क्या करता है? विकास करता है। ये गांधी जी का मानना है। ठीक है, ये तो थी हमारे इस लेसन की एक पहली विचार। अब बात यह आती है दूसरी इसी में कि गांधी जी जो थे वो हमने पढ़ा है कि टॉलस्टॉय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है,
ऐसे गांधी जी टोल्स्टॉय के आश्रम में रहते हैं। गांधी जी जो है और टोल्स्टॉय के आश्रम में रहते कुछ समय। वहां आश्रम के जो शिष्य थे, आश्रम में जो शिष्य थे या विद्यार्थी थे, उनको उन्होंने क्या किया था, शिक्षित करने का प्रयास किया था, उनको शिक्षा दी थी। कौन सी शिक्षा दी थी? धर्म ग्रंथ और नीतिपरक ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने बालकों को क्या किया, शिक्षित करने का क्या है, प्रयास किया था। किसे? आत्मिक शिक्षा। क्योंकि आत्मिक शिक्षा जो होती है वो हमारे क्या करती है, आचरण का या यूं कह दें कि चरित्र का निर्माण करती है। आत्मिक शिक्षा क्या करती है? चरित्र का निर्माण करती है मुख्य रूप से। कैसे? आत्मिक शिक्षा की जो मुख्य बातें हैं वो क्या करती है, आत्मिक शिक्षा जो हमें संयम और धैर्य का क्या करती है, हमारे में निर्माण करती है। उस संयम के माध्यम से क्या करता है, हमारे में आचरण में क्या करता है, आचरण का निर्माण होता है। और इस आचरण के निर्माण से ही क्या होगा, संयम और आचरण के निर्माण से ही क्या होगा, आत्मिक शिक्षा, हमारे आत्मिक शिक्षा के प्रति हम क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। संयम व आचरण निर्माण क्या करते हैं, आचरण जो निर्माण है वो आत्मिक शिक्षा के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। आत्मिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है, इसमें प्रेरित करते हैं। ये थी उनकी मुख्य विचारधारा जो थी आत्मिक शिक्षा के रूप में। अब गांधी जी का ये मानना है कि जब वो टॉल्स्टॉय आश्रम में थे तो वहां बहुत सारे शिष्य उनके संपर्क में आए। उनमें से एक बार एक छोटी सी घटना भी होती कि एक शिष्य को क्या करते हैं, वो दंड देते हैं। एक शिष्य को क्या करते हैं, वो दंड देते हैं, सजा देते हैं उसके अपराध को। उसके अपराध के लिए गांधी जी क्या करते हैं, एक शिष्य को सजा देते। सजा दी। सजा देने के कारण क्या हुआ, गांधी जी को सजा देने के बाद बड़ा दुख हुआ, गांधी जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि मैंने इस बालक के साथ गलत किया। हालांकि बच्चा गलत था, शरारत कर रहा था, उद्यमी शरारती बालक था, उसको सजा दी। सजा देने से उनके मन में दुख हुआ, क्योंकि गांधी जी ने देखा कि मैं सजा देने के बाद भी उस बालक में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाया। तब उनके मन में सोचा कि इसके बिना भी हम बालकों को बिना सजा या बिना दंड दिए भी हम बालक को क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, उसकी आत्मा में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने खुद ने फील किया, खुद ने सोचा कि क्रोध का जो भाव रखकर हम किसी को सजा देते हैं तो उसके माध्यम से हमें पूरा परिणाम नहीं मिल पाता। गांधी जी ने ये अनुभव किया कि क्रोध के भाव के कारण मैंने जो बालक को प्रताड़ित किया, सजा दी, उसके कारण मुझे बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तब गांधी ने सोचा कि कोई भी जो शिक्षक है वो अपने आचरण के द्वारा बच्चों में या विद्यार्थियों में क्या कर सकता है, बच्चों में या विद्यार्थियों में क्या है, अच्छे मार्ग या अच्छी शिक्षा, ठीक है, या अच्छे आचरण को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, आचरण में क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है, और उस बालक को वो सन्मार्ग पर भी ला सकता है। ये गांधी जी का मानना। ठीक है, ये मुख्य रूप से आत्मिक शिक्षा में इतनी बातें थी। इसके माध्यम से उनका ये मानना है कि आत्मिक शिक्षा जो है वो क्या करती है, चरित्र का निर्माण करती है, और साथ में क्या करती है, ईश्वरीय ज्ञान का भी हमारे लिए क्या करती है, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति भी करती है। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति और चरित्र के निर्माण के माध्यम से एक बालक में आत्मिक शिक्षा का क्या होता है, पूर्णतः विकास किया जा सकता है, यदि शिक्षक चाहे तो। और शिक्षक कैसे चाहेगा, शिक्षक अपने आचरण के द्वारा ही परिवर्तन कर सकता है। क्यों कि बालक जो होता है वो शिक्षकों के आचरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उसी आधार पर कह सकते हैं, गांधी जी कहते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कार्यों के द्वारा क्या करते हैं, बच्चों के व्यवहार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ये बातें गांधी जी ने हमारे आत्मिक शिक्षा में बताई है। अब आता है आत्मिक शिक्षा के बाद में शांति निकेतन आश्रम की बात आती है। अब गांधी जी कुछ समय क्या है, शांति निकेतन आश्रम में रहते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, राजकोट से वो शांति निकेतन में आते हैं। क्या है, राजकोट में थे, राजकोट से गांधी जी क्या करते हैं, शांति निकेतन में आते हैं। जब शांति निकेतन में आते हैं तो वो वहां काका कालेलकर व केशव राय देशपांडे से मिले। केशव राय देशपांडे से वहां उनकी क्या है, मुलाकात हुई गांधी जी की। इन दो लोगों से वो मिले। अब क्या है, उसी समय केशव राय देशपांडे जो थे बड़ौदा में अपना एक गंगनाथ विद्यालय चला रहे थे, और
कालेलकर जो थे, काका कालेलकर थे, वो उनके साथी थे। अब केशवराज देशपांडे से गांधी जी पहले विलायत में मिले हुए थे, ठीक है। और ये वहां गंगनाथ अपना क्या करे, गंगनाथ नाम से वहां विद्यालय चला रहे थे उस आश्रम में। अब क्या था, इस विद्यालय की एक विशेषता थी, जिस विशेषता से गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, गांधी जी के सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी, कि ये जो विद्यालय था, इस विद्यालय में क्या था, एक परिवार का वातावरण सा बनाया था। परिवार का वातावरण था। तो परिवार का वातावरण का मतलब क्या है कि केशवराव देशपांडे के अनुसार क्या है कि यदि विद्यालय में पारिवारिक वातावरण बना दिया जाए तो बच्चों को अपना परिवार की कमी महसूस नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, जो शिक्षक थे उन शिक्षकों के नाम भी क्या कर दिया, शिक्षकों के नाम परिवार के लोगों की तरह रख दिए। जैसे काका के रूप में कालेलकर का नाम, कालेलकर को जो क्या है वहां काका के नाम से पुकारे थे। उसके बाद केशवराव जो देशपांडे थे, केशवराज जो थे, इनको साहब के नाम से पुकारा जा रहा था। वहां हरिहर शर्मा नाम के जो व्यक्ति थे, हरिहर शर्मा जो थे, उनको अना के नाम से वहां पुकारा जा रहा था, अना के नाम से, ठीक है। इस प्रकार से वहां के लोगों के क्या थे, एक पारिवारिक लोगों के रूप में नाम रख दिए थे, ठीक है। इस बात से गांधी जी बहुत बड़े प्रभावित हुए और ये परिवर्तन और इस प्रकार का वातावरण गांधी जी को बहुत ही अच्छा भी लगा था। गांधी जी वहां के थोड़े समय तक रुकते, ज्यादा समय तक वहां रुक नहीं पाए थे। उसी समय गांधी जी वहां क्या करते हैं, नगेन बाबू और नेपाल बाबू से भी वहां मिले थे उसी आश्रम में। वहीं उस विद्यालय का जो वातावरण था, उस वातावरण में अन्य लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई थी। पियर्सन से भी वहीं गांधी जी मिले थे, एंड्रयूज से भी गांधी जी वहीं मिले थे, एंड्रयूज भी गांधी जी को मिले थे। अब इन लोगों के साथ में रहने के कारण गांधी जी के जीवन में एक और ज्यादा परिवर्तन आया। कैसे कि उसी समय क्या करते हैं, वहां फिनिक्स नाम के व्यक्ति एक और थे, फिनिक्स नाम के जो व्यक्ति थे। इसी से एक प्रश्न बनता है, फिनिक्स का रसोई घर, वहां फिनिक्स थे और फिनिक्स ने क्या किए थे, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े अच्छे प्रयोग भी किए थे। और उसी विद्यालय में, उस विद्यालय गंगनाथ जो विद्यालय में जो था, वो फिनिक्स का एक रसोई घर के नाम से एक स्थान था, या यूं कह सकते हैं फिनिक्स का रसोई घर से एक क्वेश्चन भी है। फिनिक्स का रसोई घर जो था, उसकी एक विशेषता थी, क्या थी कि शिक्षकों के जो नाम पारिवारिक वातावरण के रूप में तो थे ही, साथ ही वहां क्या करते थे कि वहां जो पारिवारिक वातावरण था, उस वातावरण में वहां के लोगों ने क्या किया कि फिनिक्स के रसोई घर में फिनिक्स के और गांधी के दोनों के विचार एक जैसे थे। वहां फिनिक्स ने क्या किए थे, कुछ परिवर्तन किए थे। फिनिक्स ने वहां क्या किए, कुछ परिवर्तन किए थे और उन परिवर्तनों की क्या है, गांधी जी की भी सहमति थी कि वहां क्या परिवर्तन किए कि रसोई घर जो है, उस रसोई घर में क्या है, रसोई घर में अवैतनिक रसोई होनी चाहिए। अवैतनिक रसोइयों की उन्होंने क्या की, रसोई घर में अवैतनिक रसोइये हों। कैसे हो कि रसोइये जो खर्चा लग रहा है वो खर्चा उस पर न लगे। अवैतनिक बिना वेतन के रूप में रसोई में काम होना चाहिए, रसोइये काम करे। कौन रसोइये काम करे, उन्होंने कौन से, फिनिक्स और गांधी दोनों की राय थी, मुख्य रूप से फिनिक्स की थी, और उस राय को क्या किया, गांधी जी ने भी समर्थन कर दिया था। कैसे कर दिया था कि रसोई में जो है वो खाना बनाने का काम, खाना बनाने का जो कार्य है वो क्या करे, शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ही करें। वहां की जो उनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि रसोई के अंदर, गांधी जी की जो वहां फिनिक्स के अंदर जो रसोई घर था, उसमें क्या किया, खाना बनाने का जो काम है वो शिक्षक और विद्यार्थी करेंगे। गांधी जी ने भी उसका समर्थन कर दिया था, गांधी जी ने समर्थन किया और फिनिक्स का तो समर्थन था ही। अब वहां एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और वहां के लोगों ने क्या किया, वहां उस रसोई में शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर क्या किया, खाना बनाना आरंभ कर दिया। अब जब उन्होंने खाना स्वयं बनाना आरंभ किया तो वहां क्या है, सफाई का भी बहुत बड़ा विशेष ध्यान रखा गया, सफाई में भी काफी परिवर्तन हुआ। उसके बाद क्या है कि वहां साग जो सब्जी बन रही थी, जो साग सब्जी का जो काम था वो भी क्या है, भाप के द्वारा पकाने का भी कार्य उनके द्वारा किया गया। मसालों का भी उन्होंने क्या कर दिया था, त्याग कर दिया। उससे क्या है, उनके अंदर एक स्वावलंबन की क्या है, स्वावलंबन के गुण का क्या हुआ, विकास हुआ। कि यहाँ कह सकते हैं कि शांति जो निकेतन था वो क्या है, एक स्वावलंबन जीवन जीने की क्या करता है, हमें प्रेरणा भी देता है। क्या करता है, सादगी, यूं कह सकते हैं कि शांति निकेतन जो आश्रम है स्वावलंबन व सादगीपूर्ण, यूं कह सकते हैं कि सादगीपूर्ण जीवन जीने की क्या करता है, जीवन जीने की प्रेरणा देता है।
कैसे प्रेरणा मिली कि उन लोगों ने वहां स्वयं खाना बनाया और स्वयं उन्होंने क्या किया, अपनी व्यवस्था की थी। अब उसी समय क्या है, पियर्सन ने इस कार्य में बहुत ही बड़ा क्या किया था, योगदान दिया था, और पियर्सन वहां उस रसोई घर का बहुत अच्छा कार्य भी कर रहा था। ये था हमारा एक दूसरा प्रश्न, क्या है, किससे, फिनिक्स के रसोई घर से संबंधित। पहला जो ये था कि वहां कालेलकर को काका क्यों कहा गया था, क्यों कि गंगा जो विद्यालय था उस विद्यालय के अंदर जो है वहां पारिवारिक जो वातावरण था उसमें शिक्षकों के जो नाम थे वो परिवार के लोगों के थे। तो एक प्रश्न तो ये है, और दूसरा प्रश्न क्या बनता है, फिनिक्स का रसोई घर बनता है। अब आइए बात आती है हमारे सामने तीसरे प्रश्न की। गांधी जी क्या करते हैं, उस शांति निकेतन आश्रम में थोड़े समय रुकते हैं। उसी समय क्या है, पूना से एक समाचार आ गया, पूना से समाचार आया, और पूना से समाचार क्या है कि गोपाल कृष्ण जो गोखले थे हमारे, एक प्रकार से क्रांतिकारी कह सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले नाम के जो व्यक्ति थे, गोपाल कृष्ण गोखले की क्या होगी, मृत्यु का समाचार आ गया पूना से। अब गांधी जी क्या करते हैं, वहां उसी समय जो आश्रम है उस आश्रम के मंदिर में क्या होती है, एक सभा का आयोजन किया जाता है। उस समय क्या करते हैं, वहां से गांधी जी और उनकी पत्नी, ठीक है, और मगनलाल जो गांधी जी के साथ जो थे वो, और क्या करते हैं, एंड्रयूज, ये सारे के सारे वहां से क्या करते हैं, पूना के लिए चल पड़ते हैं। अब पूना के लिए जब जाते हैं तो क्या करते हैं, वर्धमान तक क्या है, एंड्रयूज उनके साथ जाते हैं, वर्धमान तक एंड्रयूज क्या है, उनके साथ जाते हैं। एंड्रयूज क्या करते हैं, वर्धमान तक उनके साथ जाते हैं। उसी समय एंड्रयूज ने कहा, किससे कहा, गांधी जी से कहा कि आपके अनुसार भारत में सत्याग्रह का समय कब आएगा, कि आप सत्याग्रह भारत में कब करेंगे। तो उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई थी। गांधी जी ने कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने मेरे से क्या लिया है, वचन लिया है, मैंने प्रतिज्ञा भी की है। गोपाल कृष्ण गोखले ने मेरे से प्रतिज्ञा करवाई है कि आप क्या करेंगे, आप 1 वर्ष तक भारत में किसी प्रकार से सत्याग्रह नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 1 वर्ष तक आप भारत में सत्याग्रह नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आप 1 वर्ष तक भारत में क्या करें, भ्रमण करें, और कोई भी जो सार्वजनिक सभा है, उस सभा में आप अपनी क्या करेंगे, राय नहीं देंगे, किसी प्रकार से राय नहीं देंगे, ठीक है। और उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा था कि आप 1 वर्ष तक भारत में भ्रमण करें, और भ्रमण करने के बाद आपको पता चलेगा कि भारत की स्थिति किस प्रकार की है और यहाँ सत्याग्रह आवश्यक है या नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया, कहते हैं कि 5 वर्ष तक गांधी जी ने क्या किया था, भारत देश में भ्रमण किया था, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, वहां सत्याग्रह के कार्य क्या किए थे, आरंभ किए थे। अब बात आती है हमारे शांति निकेतन में। शांति निकेतन के बिंदु के आधार पर हमारे कुल 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न जो था वो कालेलकर को काका क्यों कहा जाता है, ये पारिवारिक वातावरण से संबंधित गंगनाथ विद्यालय वाला में। दूसरा जो था वो था फिनिक्स का रसोई घर वाला। और तीसरा जो बात आती है वो ये आती है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से क्या प्रतिज्ञा करवाई थी। तो उनसे क्या प्रतिज्ञा करवाई थी कि आप 1 वर्ष तक किसी प्रकार से सार्वजनिक सभा में अपनी राय नहीं देंगे, ठीक है, या अपने विचार प्रकट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करें, और भ्रमण करने के बाद आपको पता चलेगा कि देश में सत्याग्रह की स्थिति कब और किस प्रकार से आ सकती है। इस प्रकार से हमारे इसमें इतना ही मैटर। अब देखिए हमारा जो अंतिम 5वां जो भाग है वो है खादी का जन्म। अब देखिए खादी का जन्म में गांधी का क्या योगदान है। देखिए अब कहने में यही आता है कि 1908 तक किसी को किसी प्रकार के खादी के बारे में ज्ञान ही नहीं था, किसी को पता नहीं था। अब होता क्या है, 1915 में गांधी जी क्या करते हैं, अफ्रीका से भारत में आ जाते हैं। क्या करते हैं, अफ्रीका से गांधी भारत में आ जाते हैं। पीछे पड़ा भी था, 1883 में गांधी जी अफ्रीका गए थे, और 1915 में गांधी 1914 में वहां सत्याग्रह समाप्त करके गांधी जी 1915 में क्या करते हैं, भारत आते हैं। जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं तो उन्होंने देखा कि करगा, जिसको क्या कहते हैं, करगा या चरखा प्रसिद्ध, करगा या चरखा, इन्होंने देखा कि चरखा के माध्यम से देश में कंगाली मिल सकती है। चरखा के माध्यम से देश में यूं कह सकते हो स्वराज्य भी आ जाएगा। स्वराज्य वह देश की
कंगाली समाप्त होना, देश की गरीबी नष्ट होना, ऐसे भी कह सकते हो, देश की गरीबी नष्ट करना, देश की गरीबी नष्ट। अब होता क्या है, गांधी जी खादी के माध्यम से एक तो स्वावलंबन की और स्वराज्य की, स्वावलंबन वह स्वराज्य, दो प्रकार के सिद्धांत लाना चाहते थे कि खादी का उद्देश्य ये था कि स्वावलंबन यानी स्वयं पर डिपेंड हो जाएंगे, खुद के छोटे छोटे बिजनेस या व्यवसाय या कार्य होंगे तो उससे लोग क्या है आत्मनिर्भर हो जाएंगे। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। उसके बाद स्वराज्य, स्वराज्य मतलब अपना राज्य, देश में शासन किसका होगा, अपना होगा। ये मुख्य दोनों क्या थे, खादी के सिद्धांत थे। अब होता क्या 1915 में आने के बाद गांधी जी ने ये देखा कि चरखे के माध्यम से देश की कंगाली या गरीबी मिट सकती है और देश में स्वराज्य की क्या हो सकती है, स्थापना आ सकती है। तो इन्होंने क्या किया, चरखे को प्रचलन के रूप में लाने का क्या किया, प्रयास किया। उसी समय क्या है, मगनलाल गांधी के माध्यम से, मगनलाल गांधी के माध्यम से गांधी जी ने क्या किया, चरखे को आरंभ किया। चरखे को क्या है, मगनलाल गांधी के माध्यम से चरखे का क्या होता है, देश में प्रचलन बढ़ता है, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त होती है, पूर्ण सफलता प्राप्त से नहीं होती है। गांधी जी देखा, मगनलाल गांधी ने प्रयास किया लेकिन वहां से उनको सफलता नहीं मिली। क्या है, काठियावाड़ से, मुख्य रूप से क्या है, काठियावाड़ के अंदर क्या था, चरखे का थोड़ा कार्य था वहां के लोगों का। काठियावाड़ व पालनपुर, काठियावाड़ व पालनपुर से क्या है, चरखे मंगवाए गए और वहां से क्या है, लोगों को भी लाया गया जो चरखे चलाने वाले जानते थे। पालनपुर से चरखे मंगवाना, चरखे का प्रयास किया गया था वहां से। अब वहां से आए, मगनलाल गांधी ने सीखा, लेकिन पूर्ण रूप से वो जो चरखे वाले चलाने वाले आए थे उन लोगों ने गांधी को पूरा, उसको मगनलाल गांधी को पूरा ज्ञान नहीं दिया था, उसके कारण चरखे का प्रचलन नहीं हो पाया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब तीसरी बात ये कि चरखे का प्रचलन बढ़ने भी लगा, चरखा या गरगा उद्योग का प्रचलन बढ़ने लगा, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। क्यों कि उस समय जो सूत काटने का जो कार्य, सूत का जो कार्य था, या यूं कह दो कि जो कपड़े का कार्य था, जो कपड़े का कार्य था वो मुख्य रूप से मशीनों से ही होता था, मशीनों से होता था। और गरगे या चरखे का जो था वो कार्य नहीं होता था। क्यों कि अधिकतर जो लोग है वो लोग क्या करते हैं, विदेशी कपड़ा या यूं कह दो कि मशीनों के कपड़ों का ही ज्यादा उपयोग करते थे। अब गांधी जी ने, उन्होंने क्या किया, प्रयास किए, बड़े देश के जो नेता लोग, ठीक है, या यूं कह दो कि प्रमुख लोग क्या है, आगे आते हैं, और उन्होंने क्या किया, प्रयास किया कि चरखे का क्या करे, प्रचलन बढ़े, प्रचलन बढ़े। तो उन लोगों ने क्या किया, लोगों को प्रेरित करने का भी प्रयास किया कि जिससे क्या है, चरखे का प्रचलन बढ़े। और ये लोग क्या है, अवेतनिक कर्मचारी बने, अवेतनिक कर्मचारी बने, मिलों के क्या है, एजेंट भी बन गए। एजेंट बनकर उन्होंने क्या किया, प्रयास किया कि प्रचलन किसी प्रकार से चरखे का से निर्मित जो कपड़ा निर्मित होता है उसका प्रचलन बढ़े। उन्होंने क्या किया, अपने जो अधिकतर जो परिचित लोग थे, जो परिचित जो लोग थे, परिचित लोग वह विद्यार्थियों को उन्होंने क्या किया था, विद्यार्थियों को सूती, ये जो चरखे का निर्मित जो कपड़ा है वो स्वदेशी कपड़ा या यूं कह दो खादी का कपड़ा पहनने के लिए उनको क्या किया, प्रेरित किया था। लेकिन इसमें भी उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। उसी समय क्या है, चौथा बात है, उसी समय क्या करता है, कालिदास वकील नाम के जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं, एक महिला को लेके आते हैं, एक महिला की मदद के माध्यम से क्या करते हैं, वो चरखे का सीखने का प्रयास करते हैं। चरखा उन्होंने सीखने का प्रयास किया, जब महिलाओं को सिखाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। तो कालिदास वकील का जो प्रयास था वो भी क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब होता क्या था कि मुख्य रूप से जो मशीनों से निर्मित जो कपड़ा था उसी कपड़े का प्रचलन हो रहा था। अब जो मशीनों से जो कपड़ा तैयार करते थे वो लोग भी क्या कर रहे थे, जो चरखे का निर्मित जो कपड़ा है उस कपड़े को तैयार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसकी मांग बहुत ही क्या थी, कम थी। तो उन्होंने क्या किया, देश के प्रमुख लोगों ने क्या किया, उन्हें आश्वासन दिलाया कि हम चरखे से निर्मित कपड़ा जो है हम आपका बिकवाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से गांधी जी का जो क्या है, खादी के प्रति काफी ज्यादा रुचि थी और उसको वो सफल करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय क्या करते हैं, गांधी जी एक अपने मित्र के साथ क्या करते हैं, गुजरात में जाते हैं। गांधी जी एक अपने मित्र के साथ गुजरात में जाते हैं और वहां एक गुजराती मित्र से, या यूं कह दो कि बड़ौच में जाते हैं गांधी जी, बड़ौच में एक गुजराती मित्र के माध्यम से गांधी जी बड़ौच में
1917 में क्या करते हैं, गांधी जी बड़ौद जाते हैं, एक गुजराती मित्र के माध्यम से क्या करते हैं, वहां एक विधवा महिला है गंगाबाई नाम की एक विधवा महिला है। उस विधवा महिला के क्या करते हैं, संपर्क में जाके प्रयास करते हैं कि उस महिला से निवेदन करते हैं कि आप क्या करो, चरखे का क्या है प्रचार प्रसार बढ़ाएं और चरखा सिखाने में क्या करें, मदद करें। ये जो महिला की, ये एक बहुत ही बड़ी साहसी महिला है, बहुत बड़ी साहसी महिला जो थी, ये एक अनपढ़ महिला थी। और इस महिला ने क्या किया था, गांधी जी की जो है खादी से संबंधित जो समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, इस समस्या का निराकरण भी किया था। इस विधवा महिला ने क्या किया, चरखे के माध्यम से क्या किया, लोगों को आगे से आगे चरखे का प्रचलन भी सिखाया, चरखा चलाना भी सिखाया, और कपड़े की जो है आवाज वो भी क्या है, बढ़ने लगी। और गांधी जी की जो सबसे बड़ी जो समस्या जो थी, जो खादी की समस्या थी, उस खादी की समस्या से गांधी जी को क्या है, मुक्ति भी दिलाई थी। शॉर्ट में यूं कह सकते हो कि गांधी जी का सपना था कि देश में क्या हो, खादी का क्या हो, विकास हो। इस खादी के विकास को पूरा करने में भी क्या है, इस गंगाबाई विधवा महिला ने क्या किया था, बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि खादी के जन्म में, खादी के विकास में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। 1915 में उन्होंने अफ्रीका से आने के बाद 1917 में ही 2 वर्षों में गांधी जी इस सफलता को क्या किया, उन्होंने प्राप्त कर लिया था। क्योंकि 17 के पास आने के बाद खादी पूर्ण रूप से देश के प्रचार प्रसार के रूप में बढ़ गई थी। ये था हमारा सत्य के प्रयोग का भाग 2। अब आप पहला भाग और दूसरा भाग देखिए। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा लेसन जो आता है वो होगा गोरा, उसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।